बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर केबीएल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था मनु आपका सेकंड पेपर का पहला विचारक है। सेकंड पेपर आपका है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें मनु पहला विचारक है। मनु का जो आज हमारा विषय है वो है मनु की सामाजिक व्यवस्था। मनु की सामाजिक व्यवस्था। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को 6 बिंदुओं में परिभाषित किया है। उसने सामाजिक व्यवस्था के 6 बिंदु बताए हैं। सामाजिक व्यवस्था 6 बिंदुओं में विभाजित है। ये 6 बिंदु कौन कौन से? पहला है सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। दूसरा है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। तीसरा है विभिन्न वर्णों के कर्तव्य। विभिन्न वर्णों के कर्तव्य। चौथा है विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध। विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध। पांचवा है शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव। शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव। और लास्ट है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। तो ये 6 पॉइंट हैं जिसमें मनु ने 6 बिंदु हैं जिसमें मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया है। तो आज हम पहला बिंदु लेंगे। पहला बिंदु है सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। जितने भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं वो सामाजिक व्यवस्था के नियमन के लिए सार्वभौमिक नियमों की व्याख्या करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के नियमन के लिए सार्वभौमिक नियमों की व्याख्या करते हैं। जितने भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, मनुस्मृति में भी समस्त व्यक्तियों के आचरण, मनुस्मृति में क्या क्या? मनुस्मृति में भी समस्त व्यक्तियों के आचरण को नियमित करने के लिए नैतिक नियमों की व्यवस्था की गई है। नियमित करने के लिए नैतिक नियमों की व्यवस्था की गई है। इन नैतिक नियमों की संहिता को मनु ने धर्म की संज्ञा दी है। इन नैतिक नियमों की जो संहिता है उसको मनु ने किसकी? धर्म की संज्ञा दी है। धर्म बताया, धर्म की संज्ञा दी है। मनु ने धर्म के 5 स्रोत बताए हैं। धर्म के क्या? 5 स्रोत बताए हैं। क्या क्या है 5 स्रोत? वेद। पहला है वेद। दूसरा स्मृति स्वजनों का आचरण। स्वजन जो है उसका आचरण। स्मृति सज्जनों का आचरण। स्मृति स्वजनों का आचरण। तीसरा अंतःकरण। वेद, स्मृति, स्वजनों का आचरण, अंतःकरण और राजा आज्ञा। अंतःकरण और राजा आज्ञा। राजा आज्ञा को, राजा की जो आज्ञा है, राजा आज्ञा को धर्म के स्रोत में स्वीकार करके मनु ने सामाजिक व्यवस्था के संबंध में राज्य की भूमिका को मान्यता दी है। राजा की आज्ञा को मनु ने सामाजिक व्यवस्था में स्थान देकर, सामाजिक व्यवस्था में लेकर राज्य की भूमिका को मान्यता दी है। राज्य की जो भूमिका है उसको मान्यता दी है। मनुस्मृति में सत्य और अहिंसा को समाज के सर्वमान्य मूल्यों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। मनुस्मृति में क्या किया गया है? सत्य और अहिंसा को समाज के सर्वमान्य मूल्यों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। इनके लौकिक और पारलौकिक, लौकिक और पारलौकिक, लौकिक मतलब श्लोक में, पारलौकिक मतलब परलोक में, लौकिक और पारलौकिक महत्व को स्पष्ट करते हुए मनु ने कहा है कि इन्वर्टेड कॉमास में लेना, जो अधार्मिक है, जिसका झूठ बोलना ही धर्म है, जो अधार्मिक है जिसका झूठ बोलना ही धन है, एवं जो परपीड़न में लगा रहता है, जो अधार्मिक है जिसका झूठ बोलना ही धन है
एवं जो परपीड़न में लगा रहता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में परपीड़न में लगा रहता है, वह इस श्लोक में उन्नति नहीं कर सकता है। वह इस श्लोक में उन्नति नहीं कर सकता। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। सत्य की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए मनुस्मृति में, सत्य की जो महत्ता है उसको प्रतिपादित करते हुए मनुस्मृति में असत्यवादी की आत्मा को, सत्य को प्रतिपादित कर रहा है तो असत्यवादी जो है उसकी आत्मा को अपहरणकर्ता के रूप में माना गया है। उसकी आत्मा को क्या है, एक अपहरणकर्ता के रूप में माना गया है। ये था मनु के सामाजिक व्यवस्था का नैतिक आधार। सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार में मनु ने सार्वभौमिक नियमों की व्याख्या की है, धर्म की व्याख्या की है। नैतिक नियमों की संहिता में मनु ने धर्म को लिया है। धर्म के 5 स्रोत बताए हैं: वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण, अंत्यकरण और राजा आज्ञा। राजा की आज्ञा को धर्म के स्रोत के रूप में स्वीकार करके सामाजिक व्यवस्था में राज्य की भूमिका को मान्यता दी गई है, राज्य की भूमिका बताई है। और मनु ने यह कहा है कि सत्य और अहिंसा समाज में सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में स्वीकृत की जाती है, समाज में सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में स्वीकार्य हैं। इसके लौकिक और पारलौकिक महत्व को स्पष्ट किया है मनु ने और कहा है कि जो अधार्मिक है, जिसका झूठ बोलना ही धन है और जो परपीड़न में लगा रहता है, वह इस श्लोक में उन्नति नहीं कर सकता। सत्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए या सत्य की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए मनुस्मृति में असत्यवादी को क्या कहा, आत्मा के अपहरणकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया, अपहरणकर्ता के रूप में माना गया, अपहरणकर्ता जो है उसके रूप में माना गया है। ये था सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। दूसरी आती है वर्ण व्यवस्था। मनु ने अपनी मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्ण बताए हैं। सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्ण बताएं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। और इसी प्रकार आयु के अनुसार व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। 4 अवस्थाएं या 4 आश्रम भी बताए हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वर्ण व्यवस्था में मनु ने सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में विभाजित किया है। कौन कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। इसी प्रकार आयु के अनुसार उसने 4 आश्रम बताए हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये था मनु की वर्ण व्यवस्था। अब आता है विभिन्न वर्णों के कर्तव्य। मनुस्मृति में इन चारों वर्णों के विभिन्न कर्तव्यों का प्रतिपादन किया। इन चारों वर्णों के विभिन्न कर्तव्य बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला लेंगे ब्राह्मणों के कर्तव्य। ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या हैं? मनु ने ब्राह्मणों को संपूर्ण वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च और प्रमुख स्थान प्रदान किया है। मनु ने ब्राह्मणों को संपूर्ण वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च और प्रमुख स्थान प्रदान किया, सबसे ऊपर लिया है, सब प्रमुख स्थान प्रदान किया है। मनु ने ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की तुलना में श्रेष्ठता के कारण, मनु ने जो ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की तुलना में श्रेष्ठ बताया है, उसका कारण स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि धर्म की रक्षा करने के लिए ही ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने ब्राह्मण से अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की है। ब्राह्मण से क्या कहा है? अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की है। ब्राह्मणों से धर्मशास्त्र के अध्ययन और उसे अन्य सुपात्रों तक पहुंचाने की अपेक्षा भी की गई है। ब्राह्मणों से क्या अपेक्षा की गई है? कि वे धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे और उसे अन्य सुपात्रों तक पहुंचाएंगे। मनुस्मृति में
ब्राह्मणों के लिए सदैव ही मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए सदैव आलस्य रहित होकर अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाना आवश्यक माना गया है। आलस्य रहित होकर अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराना आवश्यक माना गया है। मनु ने ब्राह्मण का ये कर्तव्य माना है कि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखे, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखे, ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखे। मनुस्मृति में ब्राह्मण के प्रमुख कर्तव्यों का विवेचन किया है, वो है इस प्रकार है। ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना प्रमुख कर्तव्य हैं। इस प्रकार मनुस्मृति में मनु ने ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि सब प्रमुख स्थान प्रदान किया, सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। ब्राह्मणों को सुनिश्चित किया है कि इस उच्च स्थान के कारण उनके व्यवहार में, क्योंकि इनको उच्च स्थान प्रदान किया है, तो इस उच्च स्थान के कारण उनके व्यवहार में किसी भी प्रकार की निरंकुशता या स्वैच्छाचारिता का अभाव उत्पन्न ना हो सके। उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार की क्या आ जाए, किसी भी प्रकार की निरंकुशता या स्वैच्छाचारिता नहीं आनी चाहिए, स्वैच्छाचारिता नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मणों को निष्ठापूर्वक सामाजिक संगठन व्यवस्था के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए। किसके प्रति? ब्राह्मणों को निष्ठापूर्वक सामाजिक संगठन व व्यवस्था के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करते रहना चाहिए। तो मनु ने जो उसका प्रमुख वर्ण है ब्राह्मण, उसको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया, सबसे ऊपर बिठाया है। और यह कहा है कि उसके कर्तव्य हैं पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना और देना। ये उसके प्रमुख कर्तव्य हैं। क्योंकि उसको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, तो उसको ये भी कहा है कि आलस्य रहित होकर उसके जो शिष्य उनको उसे पढ़ाना है, आलस्य रहित होकर उनके शिष्यों को के कार्यों को पूरा करना है और धर्मशास्त्र के अध्ययन को सुपात्रों तक पहुंचाना है। यह था पहला ब्राह्मण के कर्तव्य। दूसरा था क्षत्रियों के कर्तव्य। कल करेंगे।